वेलकम बैक सी के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये टॉप डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट फॉर्मेट में लिखा जाएगा और इसका एग्जीक्यूशन भी इसी फॉर्मेट में होता है। बीच में कोई कंडीशंस नहीं पढ़ना, किसी भी तरह के सीक्वेंस एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यानी कि सिंपल आप टॉप डाउन अप्रोच में जिस प्रोग्रामिंग को करते हैं उस तरह के प्रोग्रामिंग को कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रोग्राम को कि जैसे कोई भी डे इनपुट करे जितना भी, तो उसको ये कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ ईयर्स होता है और कितना वीक है या मंथ है और कितना डे है। तो इसको कैसे प्रोग्राम को बनाएंगे, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे स्टार्टिंग का तो आपको कुछ कंसेप्ट बताने की आवश्यकता है नहीं, आप जान ही रहे हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पर आप आ जाइए void मेन। और इस मेन के अंदर आपको सबसे पहले करना क्या है, वेरिएबल ले लेना है। तो मान लीजिए हम इंट में लेते हैं। देखिए कितना वेरिएबल हो जाएगा, एक हो जाएगा कि डे लेना होगा, टोटल ईयर निकालना है, मंथ निकालना है और डेज निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इंट में एक हम ले लेंगे TD, टोटल डेज, TD हो गया, कॉमा। दूसरा ले लेंगे ईयर, तीसरा ले लेंगे मंथ और चौथा ले लेंगे डे। ये 4 वेरिएबल आप ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप टोटल डेज इनपुट ले लीजिए। तो क्या करिएगा, लिखना होगा printf इंटर टोटल डेज और इसको स्कैन करिए और एड्रेस ऑफ और इसको रख लीजिए TD वेरिएबल लिए ही हैं टोटल डेज के लिए। और जब ये डेट इनपुट हो जाए तो अब देखिए ईयर कैसे निकालिएगा। तो डेज में सपोज कीजिए कि कोई इनपुट किया 400 या 500 दिन, तो उससे अब ईयर में कैसे आप निकालिएगा कि कितना साल हुआ। तो देखिए आप ईयर में ईयर इक्वल टू कैसे निकालते हैं कि TD और इसमें आप भाग दे दीजिए कितना से, 365 दिन से। तो 365 से भाग दीजिएगा तो टोटल ईयर निकल जाएगा। जैसे 400 दिन है तो 400 दिन में 365 से भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा, तो ईयर में आ जाएगा 1। अब इसके बाद आपको निकालना है मंथ। मंथ कैसे निकलेगा, तो अब मान लीजिए कि जैसे 400 दिन ही है तो 365 का तो काम खत्म हो गया, ईयर निकल गया। अब रेस्ट में मंथ कितना बच रहा है, तो इसको निकालने के लिए देखिए जो TD है, इस TD का मोड निकालिए, यानी कि रिमाइंडर निकाल लीजिए 365 से। और 365 से रिमाइंडर निकालने के बाद आप उसको क्या कीजिए कि 30 से भाग दे दीजिए बाई 30। 30 दिन का महीना हम मान लेते हैं, तो 30 से भाग दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा इसका मंथ। कि जैसे मान लीजिए कि हम 400 दिन दिए तो 365 से भाग देंगे तो एक निकल गया,
अब 400 में 365 से रिमाइंडर यदि निकालिएगा तो रेस्ट डेज निकल जाएगा 365 के बाद वाला, यानी कि 35 दिन ये निकल जाएगा। और 35 में 30 से भाग दीजिएगा तो उस केस में कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो मंथ निकल गया एक। अब आपको निकालना है क्या, डेज। तो डे इक्वल टू, देखिए जो रेस्ट आपका बचेगा वही तो डे में आएगा। तो रेस्ट कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए 300 एकदम सेम उठा लीजिए यहाँ से, टी डी मोड 365 और यहाँ पर तो ये मोड निकालिएगा तो ये निकल जाएगा रेस्ट डेज। तो रेस्ट में आप 30 से फिर मोड निकाल दीजिए, इसका भी मोड हम निकाल देंगे कितना से, 30 से। तो 30 से निकालेंगे तो महीना से भाग लगने के बाद जो रेस्ट बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, डेज में आ जाएगा सीधा सीधी। जैसे देखिए 400 दिन दिए ना, तो 400 और भागा 365 हो जाएगा, तो ये लगेगा कितना बार में, एक बार में। ये यहाँ पर मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, एक बार में, तो ये ईयर हो गया एक। अब देखिए 400 का मोड निकाल देंगे 365 से, तो 365 से निकाल देंगे और ये बटा हो जाएगा कितना से, 30 से। तो 365 निकाल देंगे तो निकलेगा कितना, 35। अब 35 बटा 30 करेंगे तो ये भी निकल जाएगा कितना, एक, यानी एक साल एक महीना हो गया। अब रेस्ट कितना दिन बच रहा है, 30 दिन का तो निकाल ही दिया, 5 दिन बच रहा है। तो 5 बच रहा है, तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए 400 और मोड निकालेंगे 365 से तो निकलेगा 35। अब 35 का मोड निकाल दीजिए 30 से, तो 30 से जब मोड निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक है कि निकल जाएगा कितना, 5 दिन। तो ये 5 आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, डेज में, डे में। अब आप तीनों को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ टोटल नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू %d, कॉमा, इसके बाद है मंथ इक्वल टू %d और कॉमा डे। तो डेज लगा दीजिएगा, ईयर्स कर दीजिए, मंथ्स कर दीजिए और यहाँ पर इक्वल टू दे करके फिर यहाँ पे %d दीजिए और तीनों को यहाँ प्रिंट कर दीजिए। ईयर के बाद हो जाएगा मंथ और फिर डे, ब्रैकेट 1 सेमीकोलन, और यहाँ पर आप इसको कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करिएगा तो ये आपको जैसे ही आप इंटर कीजिएगा जितना भी डे, तो उसके हिसाब से कितना साल हुआ, कितना महीना हुआ और कितना दिन हुआ, ये आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। अब आते हैं इसके आगे, नेक्स्ट प्रोग्राम यदि हम लोग लेकर के चलें तो देखिए मैं बताता हूँ। अगला प्रोग्राम मैंने 2 प्रोग्राम लिख करके रखा था कि क्या क्या आपको, तो देखिए एक है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज गिवन बाय यूजर। 3 चीज़ है और ये तीनों यूजर के द्वारा दिया गया रहेगा और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी बहुत आसान है कि हमको 3 गो चीज़ इनपुट मांगना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। और इसमें मेन में आने के बाद देखिए आपको इंटीजर में आप ले लीजिए क्या क्या। तो सबसे पहला तो लेना होगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट में हम P ले लिए, रेट के लिए R ले लिए और टाइम के लिए T ले लिए। और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करने के लिए SI ले लिए। इतना वेरिएबल आपको लगना है।
अब देखिए, अब आप यहाँ इनपुट करिए प्रिंटफ इंटर प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट एंड टाइम। ये इतना आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद आपको स्कैन कर लेना है %d और %d, 3 को लिए, और यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस ऑफ P पहले प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, फिर एड्रेस ऑफ R रेट के लिए, और एड्रेस ऑफ T टाइम के लिए। और SI में कैलकुलेट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, और होल बाई कितना से 100 से। तो जो भी होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग गलती कर रहे हैं कि ये जो SI है, SI को यदि हम लोग फ्लोट टाइप का ले लें तो उसमें क्या होगा कि जो कैलकुलेटेड रिजल्ट हमारा फ्रैक्शन में आना होगा वो निकल जाता। तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे फ्लोट, और फ्लोट में कर दीजिए SI को। तो देखिए SI इक्वल टू इतना। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बदलना होगा कि देखिए, जब इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर में आएगा। हमको लाना है रिजल्ट किस में? फ्लोट में। तो यहाँ 100.0, तो ये ऑटोमेटिक आपको अब ये फ्लोट में रिजल्ट दे देगा। चूँकि P भी इंटीजर है, R भी इंटीजर है, और T भी इंटीजर है। तो और 100 भी जो बटा में दिए वो भी यदि इंटीजर हो जाता तो उस केस में ये क्या करेगा कि सारे को कैलकुलेट करा देगा इंटीजर में ही। तो हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो था, फ्रैक्शन जो पोर्शन था, वो छट जाता। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट में 0 दे दी। ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्लोट में है ये। अब इस फ्लोट से जब किसी भी इंटीजर को भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा फ्लोट के तरह, वो चला जाएगा किस में? SI में। अब देखिए, और इसके नीचे आकर के इसको आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंटफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %f, और यहाँ SI को प्रिंट कर दीजिए, और देन कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका तरीका है कैलकुलेट करने का। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स का लिस्ट है, जैसे एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब आप सॉल्व करिए। जहाँ प्रॉब्लम लगेगा तो ये मैं आपको एक तरीका बताया कि आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ऐसे कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम्स है, मैं एक आध प्रोग्राम और आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे, या कैसे कोई भी प्रोग्राम यदि आपके सामने आए तो उस समय ये नहीं लगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। टेक्निक यदि आप जान गए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आगे इसी में मैं बताता हूँ आपको कि कैसे नेक्स्ट कोई भी और प्रोग्राम ले करके कि उस प्रोग्राम को आप परफॉर्म कराइएगा। देखिए, सबसे कॉमन सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इनपुट कीजिए कोई भी नंबर, जो कि मैं पिछले कल वाली वीडियो में भी एक बताया था कि उस नंबर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का भी प्रोसेस मैंने आपको बताया। आज मैं बताता हूँ कि यदि उसके 3 डिजिट का नंबर इनपुट करिए और उसके हर एक नंबर का माने डिजिट का सम कर दीजिए, यानी कि टोटल डिजिट्स को जोड़ देना है, तो कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी
3-digit integer and to calculate the sum of all digits, उसके सारे संख्या का सम आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तो 3 डिजिट का आप नंबर इनपुट लीजिए, हैश include stdio.h void main, और इसके नीचे आप इंट में ले लीजिए n और एक s इक्वल टू 0 कर लीजिए, सम इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पर आप प्रिंट कराइए, प्रिंट इंटर एनी 3-digit इंटीजर। इसको बंद कर दिया। अब स्कैन करा लीजिए, %d एड्रेस ऑफ n, ये नंबर में आ गया। आप देखिए आप इनपुट नंबर लेने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए s इक्वल टू, अब हम लिखेंगे कि हर एक डिजिट को अलग अलग करना है तब न सम होगा। तो यहाँ लिखेंगे n mod 10, तो ये लास्ट डिजिट निकल गया, प्लस n mod, देखो n mod 10, तो ये यदि करते हैं, सॉरी यहाँ मोड नहीं बने, डिवीजन करेंगे, सिंबल चेंज हो गया, डिवीजन 10, तो ये मिडिल नंबर को निकाल देगा। इसका आप मोड निकाल दीजिए फिर 10 से, तो ये क्या करेगा, सेकंड डिजिट यानी कि मिडिल जो नंबर होगा उसको निकाल देगा, प्लस इसको एक और ब्रैकेट में डाल दीजिए कंफर्मेशन के लिए, और जो नंबर है इसमें आप भाग दे दीजिए 100 से, तो ये ऑटोमेटिक लास्ट डिजिट निकलता है और ये डिजिट आकर के स्टोर हो जाएगा s में। सब के बीच में प्लस है तो ये सम होकर के आ गया s में। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि printf सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल्स टू %d, और यहाँ s को आप प्रिंट करा दीजिए और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो देखिए इस फॉर्मूला पर मैं एक नंबर लेकर के आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए ये कैलकुलेशन है मेरा कि यहाँ पर s में हमको स्टोर कराना है किसको, तो जैसे n में हम ले लिए 125, तो देखिए 125 का आप मोड निकालिएगा 10 से तो निकलेगा क्या 5, तो इससे आ गया 5, प्लस अगला नंबर में फॉर्मूला क्या कह रहा है कि n/10, तो 125 बट्टा 10 12 निकलेगा, इसका मोड निकाल रहे हैं 10 से, तो 12 का मोड 10 से निकालिएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2, ठीक है। और फिर प्लस कर रहे हैं और इसमें दे रहे हैं कि n यानी 125 में हम भागा दे रहे हैं कितना से, 100 से, कई बार में लगेगा, एक बार में। तो अब आप जोड़िए, तो इससे निकला 5 प्लस इससे निकला 2 और प्लस ये वाला निकला कितना 1, तो 5 2 7 1 8, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर आप इनपुट कीजिएगा तो आसानी से आप उसके सारे डिजिट का सम प्रिंट कर सकते हैं। अब आइए आपको 2 चीज़ें मैं बताता हूँ और एक्स्ट्रा, कि जब आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देखते होंगे कि यदि टर्बो में आप यूज करते हैं तो जो यूजर स्क्रीन है जहाँ पर इनपुट मांगता है या रिजल्ट दिखाता है, उस स्क्रीन पर
पहले से जितना भी चीज़ लिखा हुआ रहता है वो सब रहता है और नीचे आपसे इनपुट मांगता है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा होता है स्क्रीन पर। तो जब प्रीवियस आउटपुट एग्जिस्ट करेगा तब उस केस में अब उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करने का उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे तैयार करेंगे, अब इसको आप देखिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक फंक्शन है CLR क्लियर स्क्रीन। ये डिफाइंड है किसमें, conio.h में। यदि हम conio.h को इंक्लूड करें और CLR को यूज कर लें तो उस केस में क्या होगा कि जो यूजर स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात और एक आप जान लीजिए कि जब हम आउटपुट मैंने रन करा लेते हैं प्रोग्राम, तो आउटपुट के लिए बार बार हमको Alt F5 दबाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट स्क्रीन है वो रुका रहे। तो आपको जो फंक्शन पढ़ाए थे इनपुट के लिए अनफॉर्मेटेड, उसमें एक फंक्शन आपको पढ़ाए हैं getch। getch फंक्शन इनपुट लेने के समय उस कैरेक्टर को इको नहीं करता है, उसके डिफिनेशन में मैंने बताया था आपको। तो इको नहीं करता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के लास्ट में, ताकि वो इनपुट के लिए रुका रहे और कोई भी की प्रेस करे तो वहाँ से बाहर निकल जाए, तब तक हमको आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कहाँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये दो चीज़ हमको यूज करना है, CLR और दूसरा getch फंक्शन। तो getch भी डिफाइंड है conio.h में और CLR भी डिफाइंड है conio.h में। अब देखिए इसको लिखेंगे कहाँ, तो देखिए getch सबसे लास्ट में लिखते हैं, इस जगह लिखेंगे और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन देंगे। और जो CLR है उसको कहाँ लिखेंगे, ये आप देखिए जहाँ से हम मेन शुरू किए थे, तो आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यहाँ लिखेंगे CLR यानी इसके नीचे लिखेंगे, हम बगल में भी दे सकते हैं, सेमीकोलन दिया हुआ है, सेमीकोलन के बाद अगला लाइन माना जाता है। तो जब ये CLR और getch आप नीचे यूज करिएगा तो आपको ऊपर हेडर फाइल यूज करना होगा, यानी इंक्लूड करना होगा। कौन सा, conio.h। तो ये दो फंक्शन यदि आप यूज करते हैं तो जो एग्जीक्यूशन के लिए Alt F5 आप प्रेस करते हैं तो वो नहीं करना होगा, और CLR यूज करते हैं यदि प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद, तो इससे आपको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए या स्क्रीन पर पहले वाला आउटपुट अब नहीं दिखेगा, ये स्क्रीन को क्लियर करता है। CLR क्लियर, SCR हो गया स्क्रीन। तो कौन सा स्क्रीन, तो जो यूजर डिफाइंड स्क्रीन है, या सॉरी यूजर डिफाइंड कहते हैं, जो आउटपुट स्क्रीन है, यूजर के द्वारा इनपुट देने के लिए जो स्क्रीन खुलता है उस स्क्रीन को ये क्लियर कर देगा। तो इससे आपको जो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया कि कैसे कैसे ये काम करता है। और भी बहुत सारा प्रोग्राम्स आप बनाइए और जहाँ प्रॉब्लम हो वो आप हमको भेजिए, मैं उसको समझा दूंगा कि कैसे कैसे है, क्या है। तो जो अगली वीडियो मेरी आएगी, अगली वीडियो आएगी इसमें टर्नरी ऑपरेटर पर, कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, ये सारी बातें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।